हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे, आपकी परीक्षा के में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बता दें आपको, यदि इस क्वेश्चंस की PDF पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर निःशुल्क आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं 2 शेरो शायरी की लाइनें सुनाऊंगा आपको, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सुनिए। जब मेरे शब्दों में आवाज़ नहीं थी, जब मेरे पंखों में परवाज़ नहीं थी, तब मैं अकेला ही घबराया हुआ था, खुद से ही खुद को छुपाया हुआ था। यकीन मानो मेरी कोई पहचान नहीं थी, जब मेरे शब्दों में कोई आवाज़ नहीं थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इन्हीं लाइनों के साथ में अपना क्वेश्चन। और आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ कितने किलोमीटर की होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पुरुषों के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ कितने किलोमीटर की होती है। तो पुरुषों की बात करी जाए तो ये 10 किलोमीटर की होती है। ठीक है, पहले जो थी वो 12 किलोमीटर थी। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितनी दूरी तय करनी होती है, 10 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ कितने किलोमीटर की होती है। तो ये होती है 10 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या कर दिया गया है, जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसमें पुरुष हो या महिला हो, सभी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, या पुरुष क्रॉस कंट्री दौड़ हो या महिला क्रॉस कंट्री दौड़ हो, सभी को 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रॉस कंट्री दौड़ कहाँ कराई जाती है, यानी जहाँ पे हम मतलब कहाँ पे दौड़ते हैं इसको। ठीक है, उस जगह की नाम मतलब बात करी गई है कि क्रॉस कंट्री दौड़ कहाँ कराई जाती है। तो ये कराई जाती है घास व मिट्टी के प्राकृतिक भूभाग पर। ठीक है, घास व मिट्टी के प्राकृतिक भूभाग पर व खुली जगह में ठीक है, ना कि ट्रैक पर या फिर मतलब रोड पे, ना तो ट्रक पे ना ही रोड पे दौड़ाई जाती है। कहाँ दौड़ाई जाती है, घास व मिट्टी के प्राकृतिक भूभाग व खुली जगहों पे क्रॉस कंट्री दौड़ जो है वो करवाई जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन, कबड्डी खेल में कितने प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। जो कबड्डी खेल होता है, वो खेल के दौरान जो रेफरी होता है वो 3 प्रकार के कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। कौन कौन से, ग्रीन यानी हरा, येलो और रेड कार्ड। ठीक है ग्रीन, येलो, रेड कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन जो होता है, हरा, इसका मतलब होता है जब रेफरी इसको दिखाएगा, जो एम्पायर रेफरी होता है, जब इसको खिलाड़ी को दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चेतावनी दे रहा है। ठीक है, चेतावनी दे रहा है। फिर उसके बाद येलो कार्ड दिखाता है। येलो कार्ड दिखाने पर क्या होता है कि जो खिलाड़ी होता है उसको 2 मिनट के लिए खेल से बाहर रखा जाता है। ठीक है, येलो कार्ड दिखाने पे 2 मिनट के लिए खेल से बाहर रखा जाता है। यदि रेफरी एम्पायर जो होता है वो रेड कार्ड दिखा देता है, लाल कार्ड दिखा देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है खिलाड़ी जो होता है, ठीक है, उसको खेल से, ठीक है, जो मैच चल रहा होता है उससे मतलब हटा दिया जाता है, खेल से बाहर कर दिया जाता है। और यदि उसने कोई बड़ी गलती की है, कोई बहुत मिसव्यवहार कर दिया है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मतलब वो उसको मतलब वो उस जो प्रतियोगिता होती है, पूरी प्रतियोगिता से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड का मतलब होता है चेतावनी, येलो कार्ड का मतलब होता है 2 मिनट के लिए खेल से बाहर रखना, फिर रेड कार्ड का मतलब होता है, क्या होता है, या तो फिर खेल से बाहर कर देना या फिर पूरे टूर्नामेंट से ही, पूरी प्रतियोगिता से ही बाहर कर देना। ये उसकी मतलब गलती पे मतलब डिपेंड रहेगा कि उसने किस प्रकार की गलती करी है, मैच से बाहर रहने वाली मिसबिहेवियर किया है या फिर पूरी टूर्नामेंट से बाहर रहने वाला मिसव्यवहार किया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, क्रिकेट बॉल का वजन होता है। तो क्रिकेट बॉल का वजन जो है ये कितना होता है, ये हो जाएगा 55.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट आप मत करना, क्योंकि ये अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका अंक मानक दिया गया है। ठीक है, तो जो थोड़ा स्टैंडर्ड वैल्यू है मैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो
जो क्रिकेट बॉल होती है उसका वेट कितना होता है? 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। हॉकी मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन है हॉकी मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 3.66 मीटर यानी 3.66 मीटर होती है मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, क्या है? 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है, ये हमने बताना है। ठीक है, तो होती है 13.72 मीटर। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं 13.72 मीटर। अभी हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी से इसको समझ लेना। ठीक है, मान लो जैसे कि ये रहा, ठीक, मान लो ये रही हमारी यहाँ पे स्टार्ट लाइन। ठीक है, ये फिनिश लाइन हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? स्टार्ट लाइन है। ठीक है, ये फिनिश लाइन हो गई। इसके बीच में कितनी बाधाएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये 10 बाधाएं हो गई। ठीक है, अभी ध्यान से देख लेना, समझ लेना कायदे से, ताकि ये बार बार आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होती है स्टार्ट लाइन होती है, इधर जो ये होती है, ठीक है, ये वाली ये होती है फिनिश लाइन। ठीक है, इसके बीच में जो होती हैं ये सभी क्या हैं? ये बाधाएं हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहाँ से बनेगा। पहली स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इतना, और फिर अंतिम बाधा से फिनिश लाइन ये यहाँ तक इतना हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लो, ये जो हमारी स्टार्ट लाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा स्टार्ट लाइन से प्रथम हर्डल या प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन हमारा? स्टार्ट लाइन यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये वाली दूरी पहली, यानी स्टार्ट लाइन से प्रथम हर्डल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 13.72 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितनी होगी? 13.72 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 13.72 मीटर हो जाएगी। कहाँ से? ये वाली स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी। फिर इसके बाद ये जितनी होंगी ये सभी 9.14, ये सभी 9.14 9.14 9.14 9.14 यहाँ तक होते होते यहाँ तक आ जाएंगी। ठीक है, इनकी ये कितनी होगी? 9.14 हो जाएंगी। ठीक है, 9.14 ये जितनी भी होंगी बीच की, इनकी सबकी आपस में दूरी जो होगी वो 9.14 होगी। फिर यहाँ पे आ जाइए लास्ट वाली हर्डल जो होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी। ठीक है, तो लास्ट हर्डल हमारी ये हो गई और फिनिश लाइन जो है ये हो गई। ठीक है, तो इसके बीच की ये जो दूरी है कितनी होती है? तो ये होती है, आपको बताना है 14.02 मीटर होती है। ठीक है, तो लास्ट हर्डल से यानी यहाँ से इस हर्डल से इस फिनिश लाइन तक कितनी दूरी होती है? तो लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी जो होती है वो 14.02 मीटर होती है। ठीक है, 14.02 मीटर होती है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अब हम 7 नंबर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन से प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 13.72 मीटर। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ध्यान से देखना, उस डायग्राम दिमाग में छाप लेना। ठीक है, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से फिनिश लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 14.02 मीटर। अगला देखते हैं। 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में सभी बाधाएं आपस में कितनी दूरी पर होती हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तो कितनी होती है? 9.4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए 9.14। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 9.14 ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10।
110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ व महिला बाधा दौड़ में कुल बाधाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ व महिला बाधा दौड़ में कुल बाधाएं कितनी होती हैं, तो कुल बाधाएं होती हैं 10। ठीक है, और प्रत्येक बाधा का वजन कितना होता है, तो प्रत्येक बाधा का वजन जो होता है वो 10 kg होता है, 10 किलो होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है एर्गोजेनिक एड्स से आशय है। ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स से आशय है, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऐसे साधन व क्रियाएं जिससे शक्ति, सहनशीलता, एकाग्रता, गति व खेल प्रदर्शन को बढ़ाया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। एर्गोजेनिक एड्स से आशय है तो ऐसे साधन व क्रियाएं जिससे शक्ति, सहनशीलता और एकाग्रता, गति, खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आएंगे, एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि वे सभी पदार्थ, प्रशिक्षण, औषधि अर्थात वे सभी वस्तुएं और तरीके जो शरीर को ताकत प्रदान करें या फिर ऊर्जा प्रदान करें या फिर खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहयोग करें। ठीक है, वो सभी क्या हो जाएंगे, एर्गोजेनिक एड्स के अंतर्गत आ जाएंगे या एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लेना फिर से। वे सभी पदार्थ, प्रशिक्षण, औषधि अर्थात वे सभी वस्तुएं और तरीके जो शरीर को ताकत, ऊर्जा और खेल प्रदर्शन को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। ठीक है, और तो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया गया व्यायाम कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किया गया व्यायाम कहलाता है, तो ये कहलाएगा एरोबिक व्यायाम। ठीक है, अगला देखते हैं, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में किया गया व्यायाम कहलाता है, तो ये कहलाएगा एनारोबिक व्यायाम। क्या कहलाएगा, एनारोबिक व्यायाम। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ एरोबिक पे। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक पे। तो एरोबिक व्यायाम, ठीक है, ध्यान से सुनना। एरोबिक व्यायाम, एरोबिक वे व्यायाम या एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको दोबारा से। एरोबिक व्यायाम या एक्टिविटीज, ठीक है, एरोबिक वे व्यायाम या एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जबकि बात करी जाए कि एनारोबिक की, तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक व्यायाम की बात करते हैं जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एनारोबिक व्यायाम में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन एरोबिक में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। और जो एनारोबिक व्यायाम जो होते हैं उनको थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, एनारोबिक व्यायाम जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए होते हैं, और जबकि जो एरोबिक व्यायाम होते हैं वो अधिक समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई, तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई है, तो ये दी गई है 1882 में। ठीक है, अगला देखते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये किया है किसने, कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने किया है, और जिन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी या सुल्तान नामक बनमानुस पर किया था। ठीक है, किसने किया था, तो कोहलर ने किया था, लेकिन किस पे, तो चिंपैंजी पे किया था या सुल्तान नामक बनमानुस पे किया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता देश है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, कौन सा है, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। लाल बहादुर शास्त्री कब किस खेल से संबंधित है,
तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 18। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कहाँ गया? हाँ, प्रश्न नंबर 18 है, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, स्वेथलिंग कप, ठीक है, क्या है? स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये पुरुष टेनिस से संबंधित है। ठीक है, पुरुष टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, जो स्वेथलिंग कप है ये किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है, लेकिन पुरुषों के टेबल टेनिस से। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या है? खो खो खेल में शब्द खो से आशय है। तो खो खो खेल में शब्द जो खो है उससे आशय क्या है? जाओ और पीछा करो। ठीक है, जाओ और पीछा करो। और खो खो खेल का जो जन्मदाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो कौन सा देश है? वो भारत देश है। ठीक है, भारत देश है। ठीक है, खो खो खेल का जो जन्मदाता है देश वो भारत है। और भारत में कहाँ से? महाराष्ट्र, पुणे से इसकी जो है शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। और जो खो खो खेल है इसे आधुनिक जो स्वरूप दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है किसके द्वारा? HVPM। ठीक है, जो खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा। ठीक है, और जो बात करी जाए खो खो फेडरेशन की, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1955 में। ठीक है, कब हुई है? 1955 में हुई है। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1955 में हुई है। और जो बात करी जाए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय की बात करी जाए तो इसका कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? प्रश्न नंबर हमारा है 22। ठीक है, बॉक्सिंग में एक राउंड की समयावधि कितनी होती है? बॉक्सिंग में एक राउंड की समयावधि कितनी होती है? तो ये होती है 3 मिनट की। अगला देखते हैं, मणिपुर की MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो MC मैरी कॉम है कहाँ की? मणिपुर की हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है नायडू ट्रॉफी। ठीक है, नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। और जो बात करी जाए इसी क्रम में CK नायडू ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देख रहे हैं क्या है? प्रश्न नंबर हमारा है 25। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़िएगा। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसको क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसे ही खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसको प्रथम जो प्राप्त करता थे वो विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज खेल से संबंधित थे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार, भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि वर्तमान में इसे नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1991-92 से हुई है। और बात करी जाए कि प्रथम बार सबसे पहले किससे मिला? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। और ये विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज खेल से संबंधित हैं। ठीक है, और इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो ये भारत रत्न, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, जिसे हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहते हैं,
तो ये कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को दिया जाता है, ठीक है, 29 अगस्त को दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों द्वारा, ठीक है। और उसमें दिया क्या जाता है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, एक पदक दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्लस एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार देता है, ठीक है भारत सरकार देता है, लेकिन किसके हाथों दिया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, ठीक है। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंतर्गत, एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इतनी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो इतनी चीज़ें दी जाती हैं। और बात करी जाए किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें देखा क्या जाता है, पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, पिछले 4 वर्षों का जो खेल प्रदर्शन होता है उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी इसके योग्य है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, देख लेते हैं क्या है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1961 से हुई है, ठीक है और 1961 से हुई है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और इसमें भी देखा जाता है पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड कि खेल प्रदर्शन में कितना अच्छा किया है। और इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा एक दी जाती है, ठीक है, और साथ में वही ड्रेस वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर है 27, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपना सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था, ठीक है। और इन्होंने सीखने के नियम बताए हैं 8, जिसमें से मुख्य हैं 3 और गौड़ हैं 5, ठीक है। अगला देखते हैं, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें विस्फोटक ताकत का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, योगा कर्मसु कौशलम, ठीक है, क्या है परिभाषा, योगा कर्मसु कौशलम परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है श्रीमद् भगवत गीता से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, दूध का खट्टा होने का मुख्य कारण है, यानी दूध क्यों खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है कि दूध खट्टा हो जाता है, तो जो जीवाणु के कारण खट्टा हो जाता है, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध परिवर्तित हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लेग नामक बीमारी किससे फैलती है, तो ये चूहों से फैलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, छोटे बच्चों के आहार में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो उनका आहार होता है, भोजन होता है, ठीक है, उसमें जो है प्रोटीन युक्त भोजन कराना चाहिए, आहार देना चाहिए, जिससे उनकी मांसपेशियां डेवलप हो सकें, विकसित हो सके, ठीक है। इसलिए बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए ताकि उनकी मांसपेशियां जो हैं वो अधिक मात्रा में विकसित हो सकें, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है, तो स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत गेहूं होता है, ठीक है। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, गेहूं है। प्रश्न नंबर 34, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का शुभंकर क्या था, अब यहाँ पे मैंने 20-21 लिखा है, किस लिए, क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक जो है ये 20 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से, जो वैश्विक महामारी कोरोना थी, कोविड-19, तो कोरोना की वजह से इसका आयोजन हुआ है 2021 में, ठीक है, इसीलिए आपको लिखा मिलेगा 2020 ही, ठीक है। हो सकता है कहीं 21 लिखा हो, लेकिन बात करी जाए 20 हो या 21 हो, लेकिन आपको क्या दिमाग में फीड होना चाहिए कि सन 2000 जो 21 में हुए हैं वो 20 वाले ही थे, ठीक है, तो इसको 20 ही लिखा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था,
तो इसका शुभंकर था मिराई तोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। किस खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 13 वर्षों बाद पुनः शामिल किया गया है? तो ये बेसबॉल को शामिल किया गया है। और ये बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है अगला देखते हैं, ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, जो 2020 में हुए हैं, ठीक है, यानी 21 में हुए हैं, 20 वाले। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था? ठीक है, जो ये अभी 21 में खेला गया है, तो ये कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? तो ये 32वां संस्करण था। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग क्या था? क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग क्या था? तो ये था इसका थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, लक्ष्य तेरा सामने है। और जो इसके गायक थे वो मोहित चौहान थे। ठीक है, लक्ष्य तेरा सामने ये इसका थीम सॉन्ग था। और इसको गाया किसने था? तो मोहित चौहान ने गाया था सॉरी। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं इसी क्रम में। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था इसका आदर्श वाक्य। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का अंक तालिका में स्थान था। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा ये हमने बताना है। तो ये रहा 48वें। ठीक है, 48 वाले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो 48वें स्थान पे रहा है। और 7 टोटल कुल पदक इसने कितने जीते हैं? भारत ने टोटल पदक 7 जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक हैं और 4 जो हैं वो कांस्य पदक हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल कितने हैं? 1 है। ब्राउन सिल्वर मेडल जो है वो 2 हैं। और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 4 हैं। ठीक है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, टोटल 7 जीते हैं। और 7 पदक जीतकर कौने स्थान पे है? तो 48वें स्थान पे भारत इस समय डटा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इनका जो खेल था या इवेंट, किस इवेंट में जीता है? तो ये इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है। ठीक है, और कितनी दूर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर, 87.58 मीटर दूर मतलब भाला फेंका था। अगला देखते हैं, सेरेना विलियम, वीनस विलियम व आंद्रे आगासी। ठीक है, सेरेना विलियम, वीनस विलियम, आंद्रे आगासी, ये सब खिलाड़ी हैं। ठीक है, सेरेना विलियम, वीनस विलियम, आंद्रे आगासी किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये सभी अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहाँ के? अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, रोजर फेडरर और मार्टिना हिंगिस किस देश के रोजर फेडरर और मार्टिना हिंगिस किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के। ठीक है, रोजर फेडरर और मार्टिना हिंगिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हैं जो है स्पेन के। अगला देखते हैं, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया है BE फिलिप्स के द्वारा। और कब? 1947 में। ठीक है, 1947 में विकसित किया गया है JCR टेस्ट। अगला है, JCR टेस्ट संबंधित है तो ये मोटर फिटनेस से, ठीक है, मोटर फिटनेस से संबंधित है। इसमें ताकत, स्पीड, सहनशीलता जो है मापी जाती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। हेप्टाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ठीक है, तो हेप्टाथलॉन में कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो टोटल इसमें 7 स्पर्धाएं होती हैं। 4 मतलब 2 दिन के लिए खेल होता है, 4 पहले वाले दिन, 3 दूसरे वाले दिन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, हेप्टाथलॉन में कुल 7 जो है स्पर्धाएं, इवेंट होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं।
और ये खेल जो होता है 2 दिन में कंप्लीट होना होता है, ठीक है। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए है। और ये हेप्टाथलॉन जो है स्पेशली महिलाओं के लिए है और इसमें 1000 पॉइंट के लिए जद्दोजहद होती है, ठीक है। 1000 जो है पॉइंट के लिए खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट प्राप्त करता है वही विजेता घोषित किया जाता है। और इसमें जो पहले दिन की जो प्रतियोगिता होती हैं वो 4 हैं, दूसरे दिन की 3 होती हैं, ठीक है। और 2 दिन के लिए खेल होता है, महिलाओं के लिए होता है, 1000 पॉइंट्स के लिए खेल होता है और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट पाता है वही विजेता घोषित किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47। हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट हैं, ठीक है, याद रखना हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट हैं। तो पहले दिन में क्या होगा? सबसे पहले 100 मीटर हर्डल रेस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ऊंची कूद होगी, फिर गोला फेंक होगा, फिर 200 मीटर दौड़ होगी, ठीक है। ध्यान रखना ये सभी हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट कौन से हैं? तो ये देखो 4 ठोर हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर 1 पे क्या होगा? 100 मीटर हर्डल रेस होगी, फिर उसके बाद ऊंची कूद होगी, फिर गोला फेंक होगा, फिर उसके बाद उसके बाद क्या होगा? 200 मीटर दौड़ होगी। अगला देखते हैं हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के इवेंट हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन का जो पहला इवेंट होगा वो लॉन्ग जंप, फिर उसके बाद जेवलिन थ्रो, फिर लास्ट में क्या होगा? 800 मीटर दौड़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट हैं। तो हेप्टाथलॉन के हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट 4 ठोर हैं, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले कौन सा होगा? 100 मीटर हर्डल रेस होगी सबसे पहले, फिर दूसरे नंबर पे ऊंची कूद, फिर तीसरे नंबर पे गोला फेंक, फिर चौथे नंबर पे 200 मीटर दौड़, फिर ठीक है। अगला देखते हैं हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन के, वो तो पहले दिन के थे ये वाले, अभी ये दूसरे दिन की बात करी जाएगी। तो यहाँ पे 4 तो ऊपर हो गए, 5वें से स्टार्ट होगा, ठीक है। कौन से नंबर से? 5वें से, 5 नंबर पे। और दूसरे दिन का पहला जो 5वें नंबर का होगा, यानी दूसरे दिन का पहला होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग जंप होगी, ठीक है, लॉन्ग जंप होगी, यानी लॉन्ग जंप हो गई दूसरे दिन का पहला इवेंट। फिर छठे नंबर पे आ जाएगा जेवलिन थ्रो, यानी दूसरे दिन का दूसरा, ठीक है। और फिर आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा 800 मीटर दौड़, ठीक है, 800 मीटर जो कि दूसरे दिन का लास्ट इवेंट होगा, ठीक है। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं, 47 नंबर से इसको रिपीट करेंगे। हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट हैं, तो हेप्टाथलॉन के पहले दिन के इवेंट कौन कौन से हैं? 100 मीटर हर्डल रेस हो जाएगी, ऊंची कूद हो जाएगी, भाला फेंक, 200 मीटर दौड़ हो जाएगी। अगला देखते हैं हेप्टाथलॉन में दूसरे दिन के इवेंट हैं, ये वाले पहले दिन के थे, ये वाले दूसरे दिन के हैं। तो पहला हो जाएगा लॉन्ग जंप, फिर इसके बाद होगा जेवलिन थ्रो, फिर होगा 800 मीटर दौड़, ठीक है। तो 4 ऊपर हो गए पहले दिन में, 3 हो गए नीचे, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है 49 नंबर प्रश्न। हेप्टाथलॉन में कुल कितने ट्रैक इवेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुल होते हैं 3 जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं और जो 4 होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं, ठीक है। तो हेप्टाथलॉन में कुल कितने ट्रैक इवेंट होते हैं? तो ये होते हैं 3 ठोर, ठीक है, ये ट्रैक होते हैं, ट्रैक इवेंट होते हैं। तो ये जो दौड़ वाले जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? तीनों ट्रैक इवेंट हैं। जैसे 100 मीटर हर्डल रेस, ठीक है, 100 मीटर बाधा दौड़ हो गई, हर्डल रेस हो गई जिसे हम कहते हैं। और फिर उसके बाद 200 मीटर दौड़ हो गई, फिर उसके बाद जो है अंतिम जो होती है वो 800 मीटर दौड़ हो गई, ठीक है। तो 3 इवेंट होते हैं, 100 मीटर हर्डल, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ये सभी ट्रैक इवेंट हैं। अब बात कर लेते हैं इसी क्रम में फील्ड इवेंट की। तो हेप्टाथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो टोटल फील्ड इवेंट 4 होते हैं। कौन कौन से? ऊंची कूद, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो, ठीक है। हेप्टाथलॉन में कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं? तो 4 होते हैं टोटल। कौन कौन से? ऊंची कूद, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे। और अभी भी यदि हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और PDF यदि पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। और चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।